हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक वक्त था जब खिलाड़ी सिर्फ मेट्रोज से आते थे, बड़े शहरों से आते थे। छोटे शहरों से, छोटे स्टेट से खिलाड़ियों का आना बहुत मुश्किल था। लेट 90s का और अर्ली 2000 का दौर था जब यूपी के खिलाड़ियों को बोला जाता था कि पहले जाइए और आप रणजी ट्रॉफी जीत के आइए, तब आपके सिलेक्शन की बात होगी। 2000 का साल था जब मोहम्मद कैफ को इंडिया खेलने का मौका मिला और तब से लेके अब तक दर्जन भर के आसपास खिलाड़ी इंडिया खेले होंगे और उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी आपको अराउंड में दिखते हैं, क्योंकि मोहम्मद कैफ के बाद और यूपी के रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद जो खिलाड़ी आने का सिलसिला हुआ, आरपी सिंह जरूर उसमें से पहले खेल गए थे। उसके बाद सुदीप त्यागी की बात हो, सुरेश रैना की बात हो, भुवनेश्वर कुमार की बात हो, प्रवीण कुमार की बात हो, करण शर्मा की बात हो, आप नाम लेते जाइए। यूपी ने बहुत सारे इंडिया खिलाड़ी पिछले 2 दशक में प्रोड्यूस किए हैं। इतना टैलेंट इस स्टेट में है कि आपने 1 दर्जन खिलाड़ी इंडिया खेलने वाले प्रोड्यूस कर दिए और कितने खिलाड़ी माइग्रेट कर गए इन 20 सालों में या उससे पहले के दौर में। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी यूपी से जाके कोई तमिलनाडु में खेल रहा है, कोई दिल्ली में खेल रहा है, कोई मुंबई में खेल रहा है, कोई कोलकाता में खेल रहा है। मोहम्मद शमी का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं। रिसेंट में जो 2 खिलाड़ी इस वक्त इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बने हुए हैं, एक की बात टेस्ट क्रिकेट में हो रही है, वो है सरफराज खान, और दूसरे खिलाड़ी जो बड़े हॉट टॉपिक हैं इस वक्त, यशस्वी जायसवाल। आपको पता है वो यूपी के भदोही से आते हैं और वहाँ से माइग्रेट करके उनकी फैमिली जो है वो जाती है मुंबई, और मुंबई में जाके उनके क्रिकेट का जो सफ़र शुरू होता है वो बहुत ज़्यादा संघर्षों भरा रहा है। आप सब ने वो कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, कैसे उन्होंने स्टेडियम के बाहर, एकेडमी के बाहर गोलगप्पे बेचे और जो काम शायद एक बच्चे को नहीं करना चाहिए उस एज में, वो सारे काम किए अपनी उस वक्त की रोजी रोटी चलाने के लिए, और साथ में क्रिकेट भी खेली। तो आप उनके संघर्षों की इस कहानी को समझिए और सीखिए कि किस तरह से जब ज़िंदगी आपके हिसाब से ना चल रही हो तो कैसे आपको संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। उनके क्रिकेट की अगर बात करें, जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट में कोई बड़ा काम किया था वो था 2015। जाइल शील्ड करके एक ट्रॉफी होती है, वहाँ पर उन्होंने 319 रन बनाए और साथ में 13 विकेट भी लिए थे। और कोच जो उस वक्त उनके ज्वाला सिंह थे, जिन्होंने उनको पहली नज़र में देखा था, कि उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि जब मैं देख रहा था कि नेट्स पर एक डिफिकल्ट विकेट पर बहुत सारे और लड़के खेल रहे थे, सबको मुश्किलें आ रही थी, और यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग करने के लिए गए, जिस ईज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस आसानी के साथ वो सफाई के साथ गेंदों को मार रहे थे, उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बात की, उनको ये ट्रॉफी खिलाई और उनकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। प्रोग्रेस हुई उनकी कहानी में, और 2019 वो साल था जब उनको रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने का मौका मिला, साथ में विजय हजारे ट्रॉफी भी खेले। और 2019 ही वो साल था जब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 564 रन बनाए उस सीज़न, और साथ में उनकी सबसे यादगार पारी 200 रन विजय हजारे ट्रॉफी में, और यंगेस्ट खिलाड़ी थे उस वक्त जिन्होंने 17 साल और 252 दिन पे ये डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे क्रिकेट में। डोमेस्टिक के इस प्रदर्शन के बाद बारी आती है उनके इंडिया अंडर 19 कैंपेन की, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाके उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, उस वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे। और उस दौर में वो गेंदबाजी भी किया करते थे, एक डिसेंट से लेग स्पिनर। क्योंकि इस वक्त अगर इंडियन क्रिकेट में देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आप देखते हैं कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते। अब आकर के आईपीएल में शायद वो भी नहीं करते हैं, लेकिन इनिशियली आप उनको भी गेंदबाजी करते हुए देखते थे। उसके बाद उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, डोमेस्टिक में इस साल विजय हजारे ट्रॉफी उनके लिए ठीक ठाक गई, जहां पर उन्होंने 356 रन के आसपास बनाए। रणजी ट्रॉफी भी उनके लिए डिसेंट था। ईरानी कप में उन्होंने जो 357 रन एक मैच में, क्योंकि दोनों पारियों में शतक था, पहली पारी में 200 से ज़्यादा रन और दूसरी पारी में उन्होंने 144 रन की पारी खेली। पिछले साल जो दिलीप ट्रॉफी हुई थी जोनल क्रिकेट, वहाँ पर भी उन्होंने 200 रन की पारी खेली थी। तो हर तरह से हर फॉर्मेट में आप इस खिलाड़ी को रन बनाते हुए देख रहे थे। सवाल सिर्फ एक रह गया था कि जो पिछले 3 साल से आप उनको आईपीएल खेलते हुए देख रहे हैं,
आईपीएल में उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा था। पहले कुछ मैचेस में ड्रॉप भी हुए, कुछ पारियां भी खेली, लेकिन ये साल उनके लिए ब्रेक थ्रू ईयर बन के निकला है। और हर बड़े खिलाड़ी की लाइफ में एक वो साल आता है जो उसके लिए करियर पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। मैं कह सकता हूँ कि यशस्वी जायसवाल के लिए वो साल है साल 2023, क्योंकि साल 2023 में उन्होंने अब तक इस आईपीएल में जो परफॉर्मेंस रही है उनसे 12 मैचेस में 575 रन, 124 उनका हाईएस्ट स्कोर है और 167 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 450 उनके बल्ले से निकले हैं। और स्पेशली उन्होंने जो पारी खेली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जिस तरह की शुरुआत और जिस अंदाज में वो पारी खेली गई है वो आने वाले कई सालों तक मिसाल दी जाती रहेगी, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट आईपीएल 50 का। और आप कहते हैं कि मैचेस बहुत जल्दी कुछ ओवर्स में जीते नहीं जाते, बहुत रेयर मौके ऐसे आते हैं कि जहां पर आप शुरुआती ओवर में ये तय कर लें कि मैच ऑलमोस्ट इस टीम के फेवर में चला गया है। तो पहले ओवर में उन्होंने मैच का नतीजा और रुख पूरी तरह से मोड़ के रख दिया था। 150 रन के जवाब में जब पहला ओवर इस तरह का जाता है और आप टीम को आड़े हाथों लेते हैं, जहां पर पहली टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा मुश्किल विकेट है, यहां पर शॉट मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और उस विकेट पर जिस आसानी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन मेन तारीफ उनकी जो बनती है, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करके इस सीजन दिखाई है। अभी सीजन बाकी है, राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर आगे जाएगी, फाइनल तक जाएगी, तो अभी उनके लिए कम से कम 4 मैचेस बाकी हैं और 4 मैचेस में और स्कोर कर सकते हैं। जहां पर वो 650 के आसपास पहुंच गए तो उनके लिए 700-800 रन का सीजन भी हो सकता है। और 700-800 रन का सीजन किसी 22 साल के खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी एज में किसी और खिलाड़ी ने इतने रन एक सीजन में नहीं बनाए। और जो मैच्योरिटी उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है, जिस तरह से वो इंडियन क्रिकेट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए जो T20 क्रिकेट में स्पेशली जो प्रॉब्लम रही है पिछले 2-4 सालों में कि आपके पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सके और पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना सके। आपने ऑप्शंस बहुत सारे ट्राई किए लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकला। और शुभमन गिल एक तरफ जहां सेटल हो गए हैं एज ए ओपनर, वहां दूसरी तरफ वो जगह खाली है कि एक खिलाड़ी हो जो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि इनके साथ जो चीज़ें एडवांटेज में रहेंगी, इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस, उसके साथ ही टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। तीसरी चीज़ इनके बारे में बात होगी कि ये लेफ्ट हैंडर हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने मेंशन की थी कि आपको मल्टी स्किल्ड प्लेयर चाहिए होते हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एक आध ओवर का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं टीमों के पास वो कुशन रहता है। क्रिकेट में आप नंबर्स के अलावा बाकी और कुछ चीज़ें देखते हैं जब खिलाड़ी को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके टैलेंट की बात होती है, उसके स्किल सेट की बात होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब निकल करके आती है खिलाड़ी के प्रोग्रेशन की बात, कि पिछले 2-3 साल में उसका प्रोग्रेशन कैसा रहा है, क्या वो अपनी स्किल एनहांसमेंट उसमें आपको दिखाई दे रही हैं, उसके गेम में कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ यशस्वी जायसवाल के बारे में, जब आप उनको पिछले साल देख रहे थे, जो हिटिंग रेंज आपको इस साल दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देती। उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। राजस्थान रॉयल्स की जो रॉयल्स एकेडमी है वहाँ पर उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की है। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि उन्होंने जॉस बटलर के साथ किस तरह से अपने गेम के उस एस्पेक्ट पर काम किया है। और कहते हैं कि संगति हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, और उनकी संगति जो रही है ना वो जॉस बटलर के साथ रही है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो वहाँ से भी गेन करेंगे। और जॉस बटलर जिस तरह के T20 खिलाड़ी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अक्स जरूर अब उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्रेडिट जो है असली वो यशस्वी जायसवाल को ही जाएगा, क्योंकि सारी मेहनत अपने ऊपर उन्होंने खुद ने की है। और अब उनके गेम में वो डिटर्मिनेशन दिख रहा है, जहां पर आप बात करते हैं कि ही वांटेड टू बी द बेस्ट प्लेयर। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जो प्रोग्रेशन, जो मेहनत, जो एफर्ट उनमें अब दिख रहे हैं, वो बहुत कमाल की चीज़ है। तो इसलिए मैं इस सारे कंक्लूजन में कहना ये चाहता हूँ कि आई थिंक वो अब इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि वो इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए रेडी हैं, और क्या वो इंडियन टीम में सिलेक्शन के असली हकदार हैं, और स्पेशली एज अ ओपनर अगला मौका जब भी आए
तो शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल को एज ए ओपनर सेलेक्ट किया जाना चाहिए। आप सब भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर यशस्वी जायसवाल को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। ये वीडियो डिस्कशन, उनकी स्टोरी, उनके नंबर, उनकी बल्लेबाजी के बारे में कुछ बातें आपको ये पसंद आई हैं तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।